हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ डिफेंस बाय एडम स्मिथ। ओके, आपका पेपर है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट, यूनिट नंबर 2 है। और ये हम एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। तो यूनिट नंबर 2 में आप दो टॉपिक पढ़ते हो, एक तो एडम स्मिथ की डिफेंस की थ्योरी, दूसरा हैमिल्टन की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एडम स्मिथ की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। तो ये बुक के बारे में पहले अच्छे से जान लो। तो बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में पब्लिश हुई थी। इसी बुक में एडम स्मिथ की मेजर थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कंसीडर किया जाता है। तो ये जो बुक है, इस बुक में 5 सब बुक्स हैं। ठीक है, इस बुक में द वेल्थ ऑफ नेशन में 5 सब बुक्स हैं। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 5 बुक्स का ये कलेक्शन है। तो बाकी सारी बुक्स से तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो बुक नंबर जो 5 है उसका नाम है ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सोवरन और कॉमनवेल्थ। ओके, तो ये वाला आप कह लो कि जो इसका चैप्टर है, ये वाला जो पार्ट है बुक का, तो इसी में डिफेंस के रिगार्डिंग इनकी थ्योरीज है। आगे देखो, तो बुक नंबर 5 कौन सी हो गई? ऑन द रेवेन्यू ऑफ द सोवरेन और कॉमनवेल्थ। ये है बुक, है ना। और इस बुक में चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द सोवरेन और कॉमनवेल्थ। और इसमें भी 2-3 पार्ट हैं। इस चैप्टर के 2-3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस। ये हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट बनता है। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन एक आप कह लो मेन बुक है। इसमें सब बुक्स हैं कई सारी, और उनमें से 5th बुक है जो सब बुक है ना, ऑन द रेवेन्यू ऑफ सोवरेन। उसमें से चैप्टर 1 है, और फिर चैप्टर 1 का भी पार्ट नंबर 1 है जो हमें पढ़ना है। और चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जुडिशरी से रिगार्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो। तो सबसे पहले एडम स्मिथ कहते हैं डैट गवर्नमेंट्स हैव 3 इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर दे नीड टू स्पेंड मनी। तो ये कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को, किसी भी स्टेट के पास 3 मेन एरियाज होते हैं जहाँ पे उसे पैसा खर्च करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे? तो पहली चीज़ है डिफेंस। ऑब्वियसली डिफेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है? मेकिंग श्योर जस्टिस इज सर्व्ड एंड बिल्डिंग। तीसरा क्या है? बिल्डिंग पब्लिक वर्क्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यानी कि उसे 3 फील्ड में पैसा खर्च करना है। सबसे पहले कहाँ पे? डिफेंस में। ओके, दूसरा क्या है? जस्टिस प्रिवेल हो, ताकि यानी कि जुडिशरी बनाए, सारी चीज़ें करे, यानी कि कोर्ट, पुलिस, ये सारी चीज़ें होंगी। तीसरा है पब्लिक वर्क्स, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसे हमारे होता है PWD, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, रोड भी तो चाहिए, बिल्डिंग भी तो चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो ये 3 मेजर एरियाज में पैसा खर्च करना होता है एक सरकार को। और इसमें से उन्होंने फर्स्ट कौन सा बताया जिसे हमें डिस्कस करना है? डिफेंस। ओके, ही थॉट दैट गवर्नमेंट। एक चीज और याद रखना कि बार बार यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कई जगह इन्होंने ये जो वर्ड यूज किया है ना, कॉमनवेल्थ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ, सॉवरेन और कॉमनवेल्थ। तो आप कह लो कि ये एक कंट्री के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो कॉमनवेल्थ या सॉवरेन। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि कॉमनवेल्थ या सॉवरेन का मीनिंग क्या है? एक कंट्री, स्टेट या उसकी गवर्नमेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसीलिए तो है वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। ओके, सो ही थॉट दैट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द इकोनॉमी इज जस्टिफाइड इन 3 एरियाज। यानी कि ये 3 एरियाज में वो अपना पैसा खर्च कर सकती है। ही डिसएग्रीड विद द आइडिया ऑफ मर्केंटलिज्म। आपको पता है कि देखो एडम स्मिथ की थ्योरीज में अगर हम इकोनॉमिक्स की तरफ आए, तो एडम स्मिथ की जो थ्योरीज है इकोनॉमिक्स की, इसीलिए उसे कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के 2 विंग हैं। लिबरलिज्म के 2 विंग हैं। एक तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म होता है, एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म होता है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का फादर कंसीडर किया जाता है जॉन लॉक को। इकोनॉमिक लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। तो ये दोनों लिबरलिज्म से ही एसोसिएटेड हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि ये समझ लो कि लिबरलिज्म से पहले जो यूरोप में पॉलिसी चल रही थी, आइडियोलॉजी चल रही थी, जिस पर बेस्ड पॉलिसीज बनती थी, उसे कहते हैं मर्केंटलिज्म। ओके,
पॉलिटिकल भी इकोनॉमिक भी। यूरोप का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम चलता था मर्केंटलिज्म के अकॉर्डिंग। अभी इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि वो क्या था क्या नहीं था, बस ये समझ लो कि उसके बाद फ्री मार्केट आई। पहले मार्केट कुछ लोगों या सरकार के हाथ में कंट्रोल्ड होती थी, विच प्रॉम्प्टेड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड वेल्थ। ठीक है ना। तो मर्केंटलिज्म क्या कहता था कि स्टेट कंट्रोल करेगा हर एक चीज को, ट्रेड को भी, इकोनॉमी को भी, वेल्थ को भी, हर एक चीज को। ओके। और स्टेट को कंट्रोल कौन करता था? कुछ ही गिने चुने लोग थे कि नहीं, एक तरीके का एलीट सिस्टम होता था, राजा होता था, ये सारी चीजें थी। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म आया तो उसने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ओके। इकोनॉमिक लिबरलिज्म आया कि ट्रेड, इकोनॉमी, वेल्थ के ऊपर स्टेट का कंट्रोल नहीं बल्कि कॉमन मैन का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये चीज है। ये अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चीजों के बारे में, थ्योरी तो इनकी डिफेंस वाली हमें समझनी है फिर। इंस्टेड स्मिथ आर्ग्यूड दैट पीस एंड डिसआर्मामेंट कुड बी अचीव्ड थ्रू लिबरलाइजेशन। वो कहते हैं कि अगर एक देश में आपको पीस चाहिए, डिसआर्मामेंट चाहिए, तो आप लिबरलाइजेशन के थ्रू ही अचीव कर सकते हो, यानी कि लिबरल पॉलिटिकल पॉलिसी, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी, विच मीन्स गिविंग पीपल मोर फ्रीडम इन ट्रेड एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। तो पीस कैसे आएगी? पीस कैसे आएगी जी? तो पीस आएगी लिबरलाइजेशन के थ्रू, फ्रीडम के थ्रू। तो पीस आएगी, स्टेबलाइजेशन तो होगा स्टेट का। ओके। सो दिस इंक्लूड्स एंडिंग कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन को कम करो, मिलिट्री स्पेंडिंग को कम करो, एबोलिश करो स्लेवरी को। ओके। स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज को कम करना होगा, फ्री ट्रेड को हमें बढ़ाना होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही। स्मिथ बिलीव दैट लिबरलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। लिबरलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट होता है, प्रोस्पेरिटी आती है, जिसकी वजह से फिर पीस मेंटेन होती है देशों के बीच में। ओके। सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन कंट्रीज एम्ब्रेस लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज दे नॉट ओनली बिकम मोर प्रोस्पेरस बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अ मोर पीसफुल वर्ल्ड। तो लिबरलाइजेशन की वजह से पीसफुल वर्ल्ड भी आता है। तो ये तो बैकग्राउंड की कहानी है, ये तो बैकड्रॉप है, कहानियां हैं। अभी आते हैं उनकी डिफेंस पॉलिसी क्या थी। तो पार्ट 1 वही बुक का आपको पता ही है जिसमें उन्होंने बात की ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस। तो इसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द सोवरेन, और सोवरेन का मतलब कंट्री, स्टेट, गवर्नमेंट है, डेट ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी, की सोसाइटी को प्रोटेक्ट करो किस चीज से? फ्रॉम द वायलेंस इन्वेजन ऑफ अदर इंडिपेंडेंट सोसाइटीज कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ अ मिलिट्री फोर्स। तो यहां पे इन्होंने कहानी क्लियर की। उन्होंने कहा कि एक आपको मिलिट्री फोर्स की जरूरत है। भाई हमें नीड क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको क्या है, 2 नंबर पे थ्रेट है। थ्रेट किस चीज से है? थ्रेट है आपको कि कोई आपके स्टेट को इन्वेड कर सकता है, इन्वेजन का, या आपके देश के अंदर भी वायलेंस हो सकती है। तो वायलेंस, इन्वेजन हो सकता है, ये आपके स्टेट के लिए थ्रेट है, इसीलिए मिलिट्री फोर्स की आपको नीड है। तो मिलिट्री फोर्स को प्रिपेयर करना ही क्या है? फर्स्ट ड्यूटी ऑफ सोवरेन है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है, लिखना है। आगे जाके आपको हेडिंग भी मैं आपको बताऊंगा ही। उसके बाद क्या उन्होंने कहा? बट द एक्सपेंस बोथ ऑफ प्रिपेयरिंग दिस मिलिट्री फोर्स इन टाइम ऑफ पीस एंड द एम्प्लॉइंग इन द टाइम ऑफ वॉर इज वेरी डिफरेंट इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वो कहते हैं कि जो मिलिट्री होती है, पीस का टाइम है तो इसके ऊपर एक्सपेंस अलग होते हैं, ड्यूरिंग वॉर इसके ऊपर एक्सपेंसेस अलग होते हैं, और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सिचुएशन में एक्सपेंसेस अलग होते हैं। तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं, ये इन्होंने बात की। उसके बाद फर्स्टली ही एक्नॉलेजेस द नेसेसिटी ऑफ डिफेंडिंग सोसाइटी फ्रॉम एक्सटेंडेड थ्रेट्स, यानी कि ये चीज कही उन्होंने कि आपको अपने देश को डिफेंड करने की जरूरत तो है, विच इंक्रीजिंगली कॉस्टली एज सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, और वो कहते हैं कि ये बहुत कॉस्टली भी होता है। स्मिथ हाईलाइट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम मिलिशिया बेस्ड डिफेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। पहले मिलिशिया होता था, उस पर बेस्ड डिफेंस होता था, अभी वो कह रहे हैं स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी हमें हमेशा तैयार रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा यार, हमने ये देखा कि ओ
आज न्यूज़ में आया है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो अभी हम सारी की सारी आर्मी प्रिपेयर करें, ऐसा नहीं होता। आर्मी प्रिपेयर्ड ही बैठी रहती है स्टैंडिंग मोड पे हमेशा, आज का टाइम की ये नीड है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली होता है। Attributing this evolution to advancement in civilization and changes in warfare, particularly the introduction of firearms, Smith emphasizes the importance of a well-regulated standing army। इसीलिए वो कहते हैं कि वेल रेगुलेटेड स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत आपको है, तो ही आप अपनी सोसाइटी को डिफेंड कर पाओगे। ओके। He argues that standing armies are essential for protection of civilized nation against the invasion by poorer and barbarous neighbors। वो कहते हैं कि जो गरीब आपके आसपास के गरीब देश है ना, बारबेरियस टाइप के देश हैं, बारबेरियन टाइप के देश है, वो आपके ऊपर कभी भी अटैक करेंगे, क्योंकि उनके घर पे खाना नहीं है तो छीनने आएंगे आपसे। तो इसीलिए आर्मी को हमेशा प्रिपेयर्ड और तैयार रखना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। देखो ये बहुत लंबा वीडियो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अभी तो एक हेडिंग भी नहीं प्रॉपर किया हमने। तो ये पार्ट नंबर 1 था इस वीडियो का, इस टॉपिक का। तो पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। तो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर आपको इस टॉपिक के ऊपर पार्ट नंबर 2 और 3 मिल जाएगा। इसके अलावा एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक हैं सभी के ऊपर क्या वीडियोस और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।